तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आखिर असली पावर है किसके पास, संसद या सुप्रीम कोर्ट? आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती एक जबरदस्त संवैधानिक लड़ाई की कहानी जानेंगे। क्या बहुमत वाली सरकार संविधान की आत्मा को ही बदल सकती है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। इसी एक सवाल ने भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट को आप कह सकते हैं दशकों तक आमने सामने खड़ा रखा। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन है संविधान का कोर डिलेमा। अब देखिए, इस पूरे टकराव की जो जड़ है ना, वो कहीं और नहीं बल्कि खुद भारतीय संविधान की बनावट में ही छिपी हुई है। देखिए, हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूर की सोचते थे। उन्हें पता था कि भारत हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, वो बदलेगा, इवॉल्व होगा। इसीलिए उन्होंने संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया, मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो वक्त के साथ बदल सके। और इसी बदलाव के लिए उन्होंने एक टूल दिया, आर्टिकल 368। ये आर्टिकल संसद को संविधान में संशोधन करने की ताकत देता है। पर सवाल ये है कि क्या ये शक्ति अनलिमिटेड है? मजे की बात यह है कि शुरुआती सालों में सुप्रीम कोर्ट को भी यही लगता था। 1951 के शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि हाँ, संसद की शक्ति असीमित है। लेकिन ये जो सोच थी कि संसद की शक्ति अनलिमिटेड है, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगने वाला था। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिखाती है कि कैसे मामला कितनी तेजी से बदला। 1951 और 1965 में कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति एब्सोल्यूट है। लेकिन फिर आया 1967 का गोलकनाथ केस, और यहाँ कोर्ट ने पूरा गेम ही पलट दिया। इसके जवाब में 1971 में संसद 24वां संशोधन ले आई। मतलब टकराव अब खुलकर सामने आ चुका था। गोलकनाथ केस में कोर्ट ने जो कहा वो सच में एक क्रांतिकारी बात थी। कोर्ट ने कहा कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो ट्रांसेंडेंटल हैं। मतलब वो इतने पवित्र हैं कि संसद उन्हें छू भी नहीं सकती। सोचिए, इस एक फैसले ने नागरिकों के मूल अधिकारों को राजनीतिक बहुमत की पहुंच से ही बाहर कर दिया। तो अब सिचुएशन बिल्कुल साफ थी। एक तरफ संसद जो अपनी शक्ति को सर्वोच्च मान रही थी, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो मौलिक अधिकारों पर एक लक्ष्मण रेखा खींच चुका था। टकराव तो होना ही था, और इसी टकराव से निकला भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे जरूरी केस। और ये मामला इतना बड़ा था कि इसे सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी बेंच बनाई गई, पूरे 13 जज केशवानंद भारती केस की सुनवाई के लिए। और फैसला भी देखिए कितना करीबी था। 7-6 की मेजॉरिटी से कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार बीच का रास्ता निकाला। और उस पूरे फैसले का सार इस एक लाइन में है: संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसे एक नया संविधान लिखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और यहीं से जन्म हुआ उस सिद्धांत का जिसने सब कुछ बदल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल ढांचे का सिद्धांत। कमाल की बात यह है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर शब्द संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की देन है। लेकिन आज यही सिद्धांत हमारे संविधान का सबसे बड़ा कवच माना जाता है। तो सवाल उठता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या? देखिए, इसकी कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है। कोर्ट ने समय समय पर बताया है कि इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का राज, शक्तियों का बंटवारा, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें संविधान की वो नींव माना गया है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो अब कोर्ट ने एक नई लिमिट तय कर दी थी। पर क्या संसद ने इसे चुपचाप मान लिया? बिल्कुल नहीं। असली परीक्षा तो अब होनी थी। तो देखिए हुआ क्या। संसद ने पलटवार किया। 1976 में 42वां संशोधन लाया गया, जिसमें साफ साफ लिख दिया गया कि संसद की संविधान बदलने की शक्ति पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी। मतलब संसद ने खुद को अनलिमिटेड पावर देने की कोशिश की। लेकिन कोर्ट ने भी अपना दांव चला। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को ही असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। और कोर्ट ने जो तर्क दिया वो बहुत ही दिलचस्प था। कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति अपने आप में संविधान का एक बेसिक फीचर है। तो संसद अपनी लिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके खुद को अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकती। अब इस पूरे घटनाक्रम से एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई, जो आज भी जारी है, कि एक लोकतंत्र में जहां सब कुछ जनता के वोट से तय होता है, वहां कुछ गैर चुने हुए जजों की भूमिका आखिर होनी क्या चाहिए। इस बहस के 2 पहलू हैं।
एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत बहुत जरूरी है, ये किसी भी सरकार को बहुमत के दम पर तानाशाह बनने से रोकता है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये जुडिशियल ओवररीच है, जज तो चुने हुए नहीं होते, और ये बेसिक स्ट्रक्चर शब्द भी तो साफ नहीं है, इसकी आड़ में जज संसद के कार में दखल देते हैं। तो इतने सालों के टकराव और बहस के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, भारत में सुप्रीम कौन है, आखिरी फैसला किसका है? और जवाब बहुत ही खूबसूरत है। भारत में न तो संसद सुप्रीम है जैसा कि यूके में है, और न ही न्यायपालिका जैसा कि यूएसए में दिखता है। भारत में सुप्रीम है सिर्फ और सिर्फ संविधान। तो ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, तो न्यायपालिका का ये कर्तव्य है कि वो देखे कि ये संशोधन संविधान की आत्मा को तो नहीं खत्म कर रहे। और यही जो नाजुक सा संतुलन है, इसी को भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। लेकिन एक सवाल फिर भी हवा में रह जाता है। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसे एक गार्डियन की जरूरत है। तो जब जनता की इच्छा और कानून के राज के बीच टकराव हो, तो आखिरी आवाज किसकी होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।